नमस्कार डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 12वीं के चैप्टर फर्स्ट संबंध और फलन फंक्शन एंड रिलेशन को पढ़ेंगे। आज हम संबंध और डिस्कशन करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 पर चर्चा करेंगे। तो आज सिर्फ संबंध और अगले लेक्चर में फलन पर डिस्कशन करेंगे। तो संबंध, व्हाट इज रिलेशन, संबंध क्या होता है? संबंध से पहले एक चीज होती है समुच्चय। इस पर चर्चा करना आवश्यक है। इस समुच्चय क्या होता है? समुच्चय एक समूह होता है, किसी चीज का सुपरिभाषित समूह समुच्चय कहलाता है। जैसे मैंने एक कुछ भी नंबर ले ली, 1, 3, 5, 7, मैंने नंबर ले लिए। इन नंबर का समूह, ये जो नंबर है, इस नंबर का समूह क्या कहलाएगा? समुच्चय। और वो भी कब? जब सुपरिभाषित होगा। मैंने बोला कि ये जो है, ये जो संबंध है ए, जो ए है वो इस प्रकार है, जो ए समुच्चय है वो इस प्रकार है कि सभी अवयव विषम तथा 9 से छोटे हैं। एक इस प्रकार है कि ए जो है इस प्रकार है कि सभी इसके जो सभी अवयव है ये विषम पूर्णांक है तथा 9 से छोटे हैं। तो ये जो परिभाषित किया है, इस समूह को परिभाषित करके जो लिखा है वही क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। अगर मैं लिखता कि इस प्रकार है कि सभी अवयव सम है, तो क्या यह सही है? ये सारे एलिमेंट, सारे अवयव जो है वो सम है क्या? नहीं है। तो यानी कि परिभाषा तो है लेकिन सुपरिभाषित नहीं है, सही नहीं। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि जब हमारी परिभाषा सही हो, मतलब सुपरिभाषित, मतलब सही जो परिभाषा है, सुपरिभाषित जो समूह है, उसी समूह को क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। अब इस समुच्चय के कई सारे उपसमुच्चय भी बन सकते हैं। उपसमुच्चय क्या होंगे? जो समुच्चय से ही बने हों। जैसे ए, हमने एक लिया बी, अब बी में कुछ एलिमेंट्स अवयव है, मान लो 3 है, 5। सी लिया हमने, सी में कुछ एलिमेंट्स है, मान लो 1, 7। अब ध्यान दीजिए, ए जो है बी जो है उपसमुच्चय है ए का। क्यों है? क्योंकि उपसमुच्चय का अर्थ होता है कि जिसके अवयव समुच्चय में भी उपस्थित हो, उपसमुच्चय। अब जैसे बी के अवयव 3 और 5 समुच्चय 1 में है, ए में है 3 और 5। सी भी जो है उपसमुच्चय होगा ए का, बिकॉज ये जो 1 है 7 जो है ये इसी में है। तो ये जो है, ये साइन जो है ये उपसमुच्चय को प्रदर्शित करता है। तो हमने समुच्चय
और उपसमुच्चय को जाना। कुछ और चीज़ें हैं। बिलोंग, ये जो चिन्ह है इसे बोलते हैं बिलोंग टू, अर्थात संबंध है। जैसे 3 बिलोंग टू ए, अर्थात अव्यय जो 3 है वो ए में उपस्थित है। 3 उपस्थित है ए में। जो हमारा अवयव होगा वो इस साइड लिखाया जाएगा और जो समुच्चय है वो इस साइड लिखा जाएगा। तो 3 जो है एलिमेंट है, अवयव है ए का। इसी तरह अगर 4 ले, बिलोंग टू ए, 4 अवयव है ए का, तो है क्या? नहीं है, तो ये गलत है। तो हम इस तरह इसको कट करेंगे। तो इस तरह का जो साइन डिज़ाइन हुआ, ये साइन नॉट बिलोंग टू कहलाता है, अर्थात संबंध नहीं है, अर्थात 4 ए का अवयव नहीं है। तो ये जो साइन है उपसमुच्चय का, ये जो है अवयव है का, ठीक है, उससे संबंधित है तो, और अगर संबंधित नहीं है तो ये वाला साइन। अब किसी समुच्चय के कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं? जैसे ए का एक ये उपसमुच्चय हुआ, एक ये उपसमुच्चय हुए, तो इस तरह कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं? इसमें एक उपसमुच्चय 5 हमेशा बनता है। 5 का अर्थ है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त मतलब खाली, जिसका कोई उपसमुच्चय नहीं बनता हो। तो एक का ऐसा भी उपसमुच्चय होगा जिसमें कुछ ना हो, ऐसे रिलेटेड। तो इसके लिए एक फार्मूला है, इसके कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं। तो इसका फार्मूला ये है कि 2 की पावर n, 2 की पावर n अर्थात 2 और n जो है, यहाँ पे अवयवों की संख्या है। अवयवों की संख्या कितनी है? 4। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, पावर कितनी हो जाएगी? 4। और किसी की पावर 4 होती है तो इसको 4 बार इंटू में लिखते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, अर्थात इसके कितने उपसमुच्चय होंगे? 16 उपसमुच्चय होंगे। यह उपसमुच्चय निकालने का एक बेसिक सा फार्मूला है। इसे यूज़ करके आप आराम से किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय की संख्याओं को बता सकते हैं। अगली चीज देखिए, कार्तिक गुणन। कार्तिक गुणांक, कार्तिक गुणांक क्या होते हैं? हमने 2 समुच्चय लिए, ए और बी। ए के अवयव में 2 4 6, बी के अवयव में 1 3 5। ये 2 अवयव लिए हमने, थोड़ा छोटा लेगा। 2 समुच्चय लिए। अब कार्तिक गुणांक क्या होगा? कार्तिक गुणांक अर्थात ए क्रॉस बी। जिस तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं इसी तरह इनका भी गुना होता है, और इसी गुणांक को बोलते हैं कार्तिक गुणांक। और ये किस तरह होता है? तो देखो, अगर ए प्रोडक्ट बी निकालना है तो क्या करेंगे? पहले 2 का
दोनों के साथ पेयर बनेगा, अर्थात 2 1 फिर 2 3, उसके बाद 4 का दोनों के साथ पेयर बनेगा, 4 1 और 4 3, इस तरह। और किस तरह बन सकता है, तो देखिए, ठीक है, बस 4, इसके कितने बनेंगे 4, तो A क्रॉस B इस तरह निकालते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, कार्तिक गुणांक। हमने समुच्चय, उपसमुच्चय, कार्तिक गुणांक को ध्यान से समझा। अब हम मेन टॉपिक जो है हमारा संबंध 5 प्रकार के जो संबंध होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पहला आता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, स्व यानी स्वयं, और तुल्य यानी बराबर, जो स्वयं के बराबर हो, वही संबंध क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध। अर्थात A बिलोंग टू A, ये जो है A बिलोंग टू R हो और A बिलोंग टू A हो, अर्थात A और A R से संबंधित हो और A जो किससे हो, समुच्चय A से संबंधित हो। और अच्छे से समझते हैं, मान लो समुच्चय A लिया मैंने, इसमें 1 2 3 4 इस तरह के अवयव है। और ये किस तरह परिभाषित है, तो ये जो है ये परिभाषित है कि इसमें जो है प्रत्येक ए इस प्रकार है कि इस तरह लिख देते हैं 1 2 2 2 2 3 3 3 4, इस तरह लिख देते हैं 4 4 और इस प्रकार है। अब स्वतुल्य संबंध से स्पष्ट है कि जो स्वयं के तुल्य हो, अर्थात स्वयं का स्वयं से संबंध। तो स्वतुल्य में जो प्रोडक्ट होगा वो सेम संख्या का हो। जैसे यहाँ पे आपको 2 2 दिखा, 3 3 दिखा, 4 4 दिखा और 4 तक ये 3 है 2 है, तो इसमें स्पष्ट है कि 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, 4 4 आ रहा है, और ये सभी क्या है, आर में उपस्थित है, और ये सभी ए के भी एलिमेंट्स हैं, अर्थात ये स्वतुल्य संबंध होगा। इसमें 2 संख्याएं बराबर होती, तो ये स्वतुल्य संबंध है। दूसरा संबंध
सममित संबंध। दूसरा संबंध सममित संबंध है। सममित संबंध क्या होता है? सममित नाम से स्पष्ट है, समान। सममित संबंध अर्थात समान, अर्थात जो संबंध ए और बी में है तथा कोई अन्य संबंध बी तथा वही संबंध बी और सी में है, बी और ए में है, तो वह सममित संबंध होगा। अर्थात जो संबंध ए और बी में होगा वही संबंध बी और ए में है, तो वो सममित संबंध होगा। कैसे? हमने एक समुच्चय लिया, सेट लिया, मान लो 1 2 3 4 इस तरह। अब देखें हम तो R हमारे पास है 1 2 2 1 2 3 3 2 इस तरह। तो इसे किस तरह डिफाइन करेंगे? तो सममित संबंध होने के लिए जो संबंध ए और बी में है वही संबंध बी और ए में होना चाहिए। अर्थात हमारा संबंध 1 और 2 में, 1 और 2 में जो संबंध है वही 2 और 1 में है। यहाँ पे 2 और 3 जो है वही 3 और 2 है। अर्थात 2 की जगह 3 ने ले ली, 3 की जगह 2 ने ले ली, अर्थात ये बराबर है। अर्थात जहाँ संख्या बराबर हो वो संबंध क्या कहलाता है? सममित संबंध। अगर इस तरह होता, आर हमको दिया होता, अगर आर हमको दिया होता 1 2 2 3 3 4, तो क्या हमारा सममित संबंध होता? नहीं होता। क्यों? 1 2 तो है लेकिन हमारे पास 2 1 नहीं है, उसके विपरीत नहीं है, इसलिए यह सममित संबंध नहीं होता। और अगर दोनों हैं, 1 2 है 2 1 है, तो वो हमारा सममित संबंध होगा। अर्थात दोनों एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए। अर्थात ए बराबर बी होना चाहिए, तब हमारा कौन सा संबंध होगा? सममित संबंध होगा। तीसरा संक्रामक संबंध। संक्रामक नाम से स्पष्ट है, फैलना, जो एक से दूसरे में हो, दूसरे से तीसरे में हो। अर्थात जो संबंध ए और बी में हो तथा वही संबंध बी और सी में हो, तो वही संबंध ए तथा सी में भी होगा। जो संबंध ए और बी के बीच है
तथा जो संबंध बी और सी के बीच है वही संबंध ए और सी के बीच में ही होगा। अर्थात मान लो ये दोनों भाई हैं और बी का एक भाई और है सी। जब बी का ये भाई है और बी का ये भाई है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, भाई। अर्थात संबंध बराबर होने चाहिए तीनों। मान लो ए से बड़ा बी है, फिर मान लो बी से बड़ा सी है। ए से बड़ा बी है, फिर बी से बड़ा भी कोई है सी, तो हमको पता है बी तो ए से बड़ा है और बी से भी कोई बड़ा है तो वो ए से बड़ा होगा, ए से बड़ा होगा। अर्थात सी जो है इससे बड़ा होगा। तो ऐसा संबंध जो तीनों में हो, जो दोनों में हो, दो संबंध ऐसे होंगे तो ये लास्ट वाला और शुरू वाले भी एक जैसे संबंध में होंगे। मान लो ए कोई दिया हमको समुच्चय 1 2 3 4, तो बी आर, इसमें ए जो है इस प्रकार है, आर में कि 1 2, फिर 2 3, 1 3, इस तरह। तो देखो 1 2 है, फिर 2 3 है, 1 2 है, 2 3 है, और फिर 1 और 3 आ जाए, 1 3 है, तो वो हमारा क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। अर्थात तीनों बराबर होना चाहिए। अर्थात ए बराबर बी बराबर सी हो, तीनों बराबर हो, तो वो हमारा होगा संक्रामक संबंध होगा। और लास्ट संबंध आता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है? तुल्यता, जो सभी में तुल्य हो। अर्थात जब हमारे तीनों संबंध, तुल्यता संबंध कब होगा, जब तीनों संबंध जो हमने पढ़े हैं, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध, ये तीनों संबंध अगर उस समुच्चय में फॉलो हो रहे हैं, तीनों संबंध है, तो वो कौन सा संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा। अर्थात वह समुच्चय क्या होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए। तब वो संबंध क्या कहलाएगा, सतुल्यता संबंध। अर्थात पूरे तीनों के तीनों संबंध अगर सिद्ध हुए तो वो तुल्यता संबंध होगा। कैसे, जैसे देखो ये लिया हमने कुछ भी, 1 1 1 2 2 2 2 1 3 3 3 2 इस तरह लिया। मान लो स्वतुल्य संबंध सिद्ध करना, स्वतुल्य अर्थात स्वयं के बराबर होना। जैसे इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो स्वतुल्यता संबंध होगा। स्वतुल्य संबंध होगा। इसके बाद सम्मित कब होगा, अर्थात एक दूसरे के बराबर हो, ए बी हो और बी ए हो। जैसे 1 2 है और 2 1 है, 1 2 है, 2 1 है, तो ये संबंध क्या होगा, सम्मित संबंध होगा। इसको भी ले सकते हो, 1 1 है,
वापस एक एक ले लो, 3 3 है तो वो भी होगा। अगला अर्थात सममित संबंध भी है। उसके बाद संक्रात्मक में क्या होता है, तीनों बराबर, अर्थात ए और बी के बीच जो संबंध है वो बी और सी के बीच में जो संबंध है तो ए और सी के बीच भी होना। जैसे 1 2 के बीच में संबंध है, फिर ये ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। 1 और 2 के बीच संबंध है, 2 और 2 के बीच में संबंध है, फिर वापस से 1 2 के बीच संबंध होना चाहिए। 1 2 के बीच संबंध है, 2 2 के बीच संबंध है, वापस से 1 2 ले लो, ये हो गया संबंध, तथा संक्रामक संबंध भी होगा। तो हमने आज की क्लास में सतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध को जाना। थोड़ा सा और देख लेते हैं। सतुल्य संबंध में ए बराबर ए ही होगा, उसका ही प्रतिबिंब। सममित संबंध में ए और बी तथा बी बराबर ए होना चाहिए। इसी प्रकार संक्रामक में ए बराबर बी होना चाहिए, बी बराबर सी होगा तो ए बराबर सी हो सकता है, यह संबंध होगा। तीनों चीज़ों को ध्यान में शॉर्टकट में रखो, और जब ये तीनों संबंध होगा तो वो हमारा तुल्यता संबंध होगा।